हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपने जर्नल क्लॉज एक्ट 1897 को। और हम ये है मॉड्यूल 3 चैप्टर नंबर 1। हम एग्जांपल्स कवर कर रहे थे लेकिन हम बोर हो रहे थे इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते। तो जब भी आप पढ़ाई करते हुए बोर हो जाओ तो पढ़ाई बंद मत करना, सब्जेक्ट चेंज कर दो थोड़ी देर के लिए। और या फिर आप एक चीज़ और कर सकते हो जो कि मैं करता था। जब मुझे पता होता था कि मैं थ्योरी सब्जेक्ट्स को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं 1 घंटे 1.5 घंटे की वॉक किया करता था और अपने 10,000 स्टेप्स का टारगेट भी पूरा कर लेता था। तो एग्ज़ाम तक ये एक चीज़ कर सकते हो। उससे क्या होता है कि जब आप फिज़िकली फ़िट रहोगे तो मेंटली फ़िट रहोगे। वो जो चलना है, वॉकिंग करना है, वो सिर्फ फिज़िकली नहीं, वो फिज़िकली से ज़्यादा जो इफ़ेक्ट जो डालता है वो आपके माइंड पे डालता है। ठीक है ना। तो इसीलिए मेंटली फ़िट होना बहुत ज़रूरी है। और जब आप फिजिकली या मतलब ये एक्सरसाइज और करते हो, नॉर्मल वॉक भी करते हो, तो इससे क्या होता है कि वो कहते हैं, मतलब मैं ज़्यादा साइंस नहीं जानता, लेकिन वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं ब्रेन में, जिसकी वजह से एक तरीके से पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन हाँ वो खुशी वाली जो चीज़ें होती हैं या एनर्जेटिक चीज़ें, पॉजिटिविटी जो आती है या सेल्फ डाउट ख़त्म हो जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ हम कर लेंगे, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो भाई वो जो कुछ साइंटिफिकली अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो उसको इग्नोर करना, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव वो यही है कि आप फिजिकली एक्सरसाइज भी किया करो। एक्सरसाइज नहीं तो मूवमेंट किया करो बॉडी की ना, जब ज़्यादा लेट सेटिंग तक पढ़ाई कर रहे हो तो। और कुछ बोरिंग लगे तो सब्जेक्ट चेंज कर दो। और मुझे तो पूरा उम्मीद है कि आप लोग स्टडी को तो ट्रैक करते ही होगे। मैं किसी वीडियो में अपना स्टडी ट्रैक कैसे करता था मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं प्रॉपर डायरी मेंटेन करता था और अपने एक्सेल के उसमें रिकॉर्ड रखता था और फिर अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग मैंने कितनी पढ़ाई की है, कितना % टारगेट मैंने अचीव किया है, तो उस बेस पे मैं बोल पाता था कि भाई हाँ कितनी तैयारी मेरी चल रही है। तो करते हैं शुरू। एग्जाम्पल 18, पेज नंबर 22। द कंपनीज एक्ट 2013 रिसीव्ड। ये वाला तो हमने देख लिया था कि भाई कंपनीज एक्ट ने को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जिस दिन अपने साइन कर दिए वो वाला डेट से इफेक्ट नहीं रहेगा। जिस दिन ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हुआ है, तो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हुआ है ये 30 अगस्त से एक्टिवेट मतलब वो इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन जिस दिन एग्जाम्पल 19 में ये था कि जिस दिन पब्लिश हुआ है, लेकिन उसमें इफेक्टिव का डेट किस दिन से इफेक्ट होगा, किस दिन से ये फोर्स में आएगा, अगर वो डेट फ्यूचर की है तो वो फ्यूचर की डेट से एप्लीकेबल होगा। चलते हैं आगे। और अब हम आ गए हैं, ये तो हमने देख लिया था इनकम टैक्स एक्ट का, कि इनकम टैक्स एक्ट में दिया गया है कि सेक्शन 115 JB जो इनकम टैक्स एक्ट का है कि बुक प्रॉफिट आप कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग करो। तो अब इनकम भाई 1956 तो अब है नहीं, तो इमीडिएटली आप ये मान लो कि अब कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग करना है। और ये हमने 21 में ये डेट देखा था कि अगर 30 डेज के अंदर अंदर वो डिविडेंड डिक्लेरेशन के 30 डेज के अंदर अंदर अगर पेमेंट करनी है तो जिस दिन डिक्लेयर किया उस दिन को छोड़ दो, अगले दिन से काउंटिंग शुरू करो 30वें दिन की, और जो लास्ट डे आता है उसको कंसिडर किया जाएगा। तो दोनों में से जहाँ से शुरुआत हो रही है उस दिन को छोड़ा जाएगा। चलते हैं आगे। अगर बहुत सारे डेटर से आपको पैसे लेने हैं और अगर वहाँ पे इंसॉल्वेंसी जैसा कोई केस होता है तो प्रोराटा बेसिस पे सबको देना पड़ेगा। नाउ एग्जांपल 23 अब देखते हैं। वेयर अ कंपनी पेज डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर। जब कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है, ईच इन्वेस्टर इज पेड अकॉर्डिंग टू देयर होल्डिंग। तो सारे जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर अपने होल्डिंग के हिसाब से पे कर किए जाते हैं। मतलब जिसके पास जितने शेयर होंगे उसको इतने पैसे मिलेंगे। अब ये थोड़ी ना कि एक फिक्स परसेंटेज दे दिया तो सबको एक फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा, नहीं। इफ अ कंपनी हैज 100 शेयर आउटस्टैंडिंग फॉर एग्जांपल एंड इशू अ डिविडेंड ऑफ ₹2 पर शेयर, द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड 200। भैया कंपनी ने टोटल 100 शेयर दिए हैं, कई सारे लोग हो सकते हैं, और उसको ₹2 देने हैं पर शेयर, तो कंपनी के पास पैसा कितना देने के लिए 200 है। नो मैटर हाउ मैनी शेयर होल्डर, ये मैटर नहीं करता कितने शेयर होल्डर है, 200 बांटने हैं, चाहे वो 100 लोगों में बटे, 150 लोगों में बटे, 200 लोगों में बटे। ठीक है। नाउ एग्जांपल 24, the term collector the term collector used in rule 4 of the land acquisition rule 1963 का जो एक रूल है लैंड एक्विजिशन रूल, उसमें कलेक्टर को डिफाइन किया है। अब वही कलेक्टर की जो डेफिनेशन है वो 1894 में भी सेम है।
तो बस यही दिखाया है कि भाई एक जगह एक एक्ट में डिफाइन किया गया, उसी को सेम अगले लॉ में भी रेफर कर लिया गया है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इस चैप्टर को ही फिनिश कर दिया है, ठीक है ना। तो कर लेते हैं इसमें टेस्ट ऑफ नॉलेज की भी शुरुआत करते हैं, टेस्ट ऑफ नॉलेज के क्वेश्चंस भी देखते हैं। तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करते हैं पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमूवेबल प्रॉपर्टी? इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या नहीं है? लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी है, टिम्बर, टिम्बर तो आई थिंक फर्नीचर से रिलेटेड कुछ है, तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। मशीनरी परमानेंटली अटैच टू द, भाई जिस मशीन को परमानेंटली लैंड में अटैच कर दिया तो वो तो है ही ना इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर है सी, कंफर्म कर लेते हैं, और यही है आंसर इस सी है, ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2। वेयर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डज नॉट एक्सप्रेसली स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर डे एज टू डेट ऑफ द कमिंग इनटू ऑपरेशन सच एक्ट। पार्लियामेंट ने स्पेशली बताया नहीं कि ये जो एक्ट है वो किस दिन से लागू होने वाला है। देन इट शैल केम इनटू ऑपरेशन ऑन द डे, अब वो किस दिन से ऑपरेशन में आएगा? व्हेन प्रेसिडेंट ने जब साइन कर दिए, या फिर गवर्नर जनरल ने साइन कर दिए, उससे सहमति ले ली, या बोथ ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कर लिया, या फिर प्राइम मिनिस्टर के सिग्नेचर। प्राइम मिनिस्टर का सिग्नेचर तो होता ही नहीं है। लॉ पास होने का तरीका है लोकसभा में पास करवाओ, राज्यसभा में पास कराओ, उसके बाद प्रेसिडेंट के सिग्नेचर कराओ तो माना जाता है। गवर्नर जनरल की बात होती नहीं है। पार्लियामेंट में दोनों से करा लिया तो नहीं होगा, उसके बाद साइन के लिए प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो इसका आंसर है इट रिसीव द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो देख लेते हैं, प्रेसिडेंट के साइन के बाद ही कुछ होगा। सही है, कहा गया। थर्ड का देख लेते हैं। एन एक्ट और ओमिशन कंस्टिट्यूट्स एन ऑफेंस अंडर टू इनएक्टमेंट। एक गलती या फिर कोई काम ऐसा है जो कि ऑफेंस माना गया है दो कानूनों में या दो प्रोविजन में। रेफरेंट टू द प्रोविजन जनरल क्लॉज एक्ट। अगर हम जनरल क्लॉज एक्ट की बात करें, स्टेट विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट इन सच अ सिचुएशन, कि कब कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट माना जाएगा। द ऑफेंडर शैल बी लाइबल टू बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड अंडर दैट इनेक्टमेंट ओनली विच हैज इनेक्टेड लास्ट एंड अंडर द अदर इनेक्टमेंट। तो ऑफेंसर को, जो ऑफेंस किया है, जिसने ऑफेंड किया है, ऑफेंडर बोलते हैं उसको, जिसने गलती की है, जिसने जुर्म किया है, तो उसको जो लास्ट में कोई एक्ट लाया है ना, लेटेस्ट वाला, उसमें उसको पनिशमेंट दी जाएगी। नाउ सेकंड, the offender shall be liable to be prosecuted and punished under that enactment only which was enacted first and not the other। तो अब ये कह रहा है कि नहीं, जो सबसे पहले एक्ट आया है ना, और जिसमें पहले उसको पहले सजा मिलेगी, उसी में मानी जाएगी कि भाई ये इस एक्ट का ऑफेंडर है। नाउ सी, द ऑफेंडर शैल बी लाइबल टू बी प्रोसिक्यूट पनिश्ड अंडर बोथ द इनएक्टमेंट। ये कहता है कि दोनों के दोनों इनएक्टमेंट में, दोनों के दोनों प्रोविजन के हिसाब से ऑफेंडर को सजा होगी। Now D, the offender shall be liable to be prosecuted and punished under that either or any of those occurring but shall not be punished twice for the same offense। अब कह रहे कि भाई दोनों में से किसी एक में होगा, लेकिन दोनों के लिए उसको नहीं किया जाएगा, दोनों एक्ट में नहीं किया जाएगा, उसको दो बार सजा नहीं मिलेगी, दो अलग अलग लॉ में सजा नहीं मिलेगी। इसका आंसर कितना सी है? थर्ड का डी, द ऑफेंडर शैल बी लाइबल टू बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड अंडर दैट ईदर ऑफ द दोज एनेक्टमेंट। मतलब दोनों में से किसी भी एक्ट में उसको पनिशमेंट मिल जा सकती है, लेकिन वो दो बार एक ही ऑफेंस के लिए उसको सजा नहीं मिलेगी। ठीक है। एवरी एक्ट हैज अ विच एक्सप्रेस द स्कोप, ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ द एक्ट। सभी एक्ट के पास ऐसा क्या है जिसमें स्कोप, ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या इस एक्ट का, वो डिफाइन होता है। इट इज द मेन सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर बिहाइंड। उस मेन सोर्स से ही पता चलता है, उसी पेपर से पता चलता है, उसी चैप्टर से पता चलता है कि भाई लॉ मेकर का कारण क्या है लॉ बनाने का। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, आई थिंक संविधान। तो उसमें प्रियम्बल एक ऐसी चीज है जिसमें बताया जाता है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ना, हम भारत के नागरिक, हमारा क्या कर्तव्य, हमारा क्या, या जिस पे संविधान सब पे लागू होता है। तो इसका आंसर डेफिनेशन तो है नहीं, डेफिनेशन से स्कोप ऑब्जेक्ट का कैसे पता चलेगा, एफिडेविट से क्या पता चलेगा, डॉक्यूमेंट भी नहीं, डॉक्यूमेंट तो हजार होते हैं। तो प्रियम्बल ही एक ऐसा होता है लॉ में जिसकी शुरुआत प्रियम्बल से होती है, उसी में सारा स्कोप दिया जाता है। चलते हैं, इसका आंसर है प्रियम्बल, फोर्थ का बी। नाउ फिफ्थ, व्हाट अमंग द फॉलोइंग कुड बी कंसिडर्ड इन द टर्म इमूवेबल प्रॉपर्टी। किसको इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जा सकता है? जनरल क्लॉज एक्ट 1897 के अकॉर्डिंग, जनरल क्लॉज एक्ट 1897 के अकॉर्डिंग किसे इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा? फर्स्ट, द सॉइल फॉर मेकिंग ब्रिक्स, वो मिट्टी जो ईंट के लिए बनाया जा रहा है, मतलब ईंट के बनाने के काम आ रही है मिट्टी,
राइट टू कैच फिश, थर्ड राइट टू ड्रेन वाटर, डोर्स एंड विंडोज ऑफ द हाउस, डोर्स और विंडो घर के। राइट टू कैच फिश तो हमने देखा था, ये तो होगा ही होगा। सेकंड तो देखो सेकंड किस में है, सेकंड बी सी डी सब में, और डोर्स एंड विंडो भी लग रहा है, तो सेकंड और फोर्थ ठीक है, सेकंड और फोर्थ हो गया। ड्रेन वाटर वाला कहीं नहीं था, तो 1 2 4 बी, मुझे नहीं पता, एक बार देख लेते हैं। फिफ्थ का भी 1 2 4 वाला ही सही है, 1 2, क्योंकि हमने जो एग्जांपल दिया था उसमें राइट टू कैच फिश था, राइट टू कैरी फिश था, लेकिन ड्रेन वाला नहीं था, राइट टू ड्रेन वाटर कहीं हमने पढ़ा नहीं। तो इसका आंसर था 1 3 1 2 और 4, 1 2 और 4, तो फिफ्थ का बी। तो इस तरीके से हमने एमसीक्यू कवर कर लिए इस वाले वीडियो में। क्या हम आगे भी कंटिन्यू करें? क्या हमारे पास टाइम है? कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन भी कवर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर अंडर द जनरल क्लॉज एक्ट 1897? 1897 एक्ट जो जनरल क्लॉज एक्ट है उसके हिसाब से फाइनेंशियल ईयर किसे कहेंगे? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट 1897, फाइनेंशियल ईयर मीन्स द ईयर कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल। फाइनेंशियल ईयर उसे बोला जाता है जहां का साल के जो पहले दिन की शुरुआत 1 अप्रैल से होती है। नाउ द टर्म, ये तो हमारी कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि हम फाइनेंशियल ईयर उसी को बोलते हैं। नाउ द टर्म ईयर हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 एज अ ईयर रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश कैलेंडर। अब ये जो ईयर है उसे डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 में, जिसको बताया गया ब्रिटिश कैलेंडर के ईयर को। 10 अगर हम ब्रिटिश कैलेंडर के ईयर को देखें तो ब्रिटिश कैलेंडर का जो फर्स्ट डे होता है वो होता है 1 जनवरी से। जस्ट एज पर द जनरल क्लॉज एक्ट, यस, ईयर मीन्स कैलेंडर ईयर, है ना, विच स्टार्ट फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। हेंस इन व्यू ऑफ बोथ ऑफ द अबव डेफिनेशन, अब ऊपर की 2 डेफिनेशन है, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट फाइनेंशियल ईयर इज अ ईयर विच स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एंड टू द एंड ऑफ द मार्च। जो अप्रैल से शुरू होगा और मार्च में खत्म होगा उसे फाइनेंशियल ईयर कहा जाएगा। सेकेंड, व्हाट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर द जनरल क्लॉज एक्ट 1897? भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? इमूवेबल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं अकॉर्डिंग टू जनरल क्लॉज एक्ट 1897? तो हम देख लेते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या इंक्लूड है। लैंड मतलब जमीन, धरती। बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड, लैंड की वजह से कोई बेनिफिट मिलता, तो उसमें क्या था कि सॉइल जो कि ब्रिक्स को बनाने, ईंट को बनाने में यूज हो रहा है, इसलिए वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में था। बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड। थर्ड, थिंग्स अटैच टू दैट, जो धरती से कोई चीज जुड़ी हुई है वो। और 4, परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग अटैच टू दैट, या अर्थ से आपने किसी चीज को परमानेंटली फिक्स कर दिया, जैसे कि मशीनरी को फिक्स कर दिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्रीज है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है क्योंकि वो धरती से फिक्स है। ट्रीज आर इमूवेबल प्रॉपर्टी बिकॉज ट्रीज आर बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड, लैंड से बेनिफिट है, अटैच टू द अर्थ है। हाउएवर टिम्बर इज नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी, टिम्बर जो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, एज द सेम आर नॉट परमानेंटली अटैच टू द टिम्बर। एक लकड़ी से बना हुआ कुछ होता है जबकि वो परमानेंटली अटैच नहीं किया गया। सेम मैनर बिल्डिंग आर इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो बिल्डिंग है वो अटैच टू द अर्थ है तो उसे इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलेंगे। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 3। As per the provision of Companies Act 2013, a whole-time key managerial person (KMP) shall not hold office in more than one company except its subsidiary company at the same time. कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो होल टाइम की मैनेजर पर्सन, जैसे सीईओ हो सकता है, सीएफ हो सकता है, वो एक कंपनी से ज्यादा किसी ऑफिस में ये होल्ड नहीं कर सकता पोजीशन। हाँ, सब्सिडरी कंपनी में होल्ड कर सकता है। रेफरिंग टू द सेक्शन 13 ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट 1897, अगर हम सेक्शन 13 की बात करें जनरल क्लॉज एक्ट के 1817 की, एग्जामिन वेदर आर होल टाइम KMP की मैनेजर पर्सन कैन बी अपॉइंटेड इन मोर देन वन सब्सिडरी, क्या एक से ज्यादा सब्सिडरी में की मैनेजर पर्सन जो सीईओ सीएफओ होंगे वो अपॉइंट हो सकते हैं? ये है एज पर जनरल क्लॉज एक्ट आपको बताना है। Section 203 of the Companies Act 2013 provides that whole-time key manager person shall not hold office in more than one company except in its subsidiary company at the same time. अपनी कंपनी के अलावा सिर्फ वो अपनी ही कंपनी के सब्सिडरी कंपनी में वो सेम पोजीशन होल्ड कर सकता है की मैनेजर पर्सन, अदरवाइज किसी और में नहीं होल्ड कर सकता है। अब इसने ये नहीं बोला कि सब्सिडरी कंपनी किसी एक या दो। विद रिस्पेक्ट टू द इशू
whether a whole time KMP of holding company to be appointed more than one subsidiary company or can be appointed only one subsidiary company। अब यहाँ पे एक इशू ये अराइज हुआ कि KMP जो है की मैनेजर पर्सन है वो एक ही सब्सिडरी में वो ऑफिस होल्ड कर सकता है अपनी कंपनी के अलावा, या फिर किसी और एक से ज्यादा में होल्ड कर सकता है। इट कैन बी नोटेड दैट। अब हम चलते हैं सेक्शन 13 के जनरल क्लॉज एक्ट में। जनरल क्लॉज एक्ट 1897 वो प्रोवाइड करता है दैट द वर्ड सिंगुलर शैल इंक्लूड द प्लूरल, मतलब वो कहता है कि सिंगुलर में प्लूरल भी आ जाता है, प्लूरल होते हैं एक से ज्यादा, अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट टू द सब्जेक्ट और द, तब तक जब तक उसको क्लियरली मना ना किया हो। दस अ होल टाइम की मैनेजर पर्सन में होल्ड ऑफिस इन मोर देन वन सब्सिडरी कंपनी एज पर द प्रेजेंट लॉ। अब उसमें लॉ में तो कहीं लिखा नहीं है, मना नहीं किया ना क्लियरली, तो इसका मतलब वो एक से ज्यादा सब्सिडरी कंपनी में भी ऑफिस होल्ड कर सकता है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, a notice when required under the statutory rules to be sent by registered post acknowledgement due is instead sent by registered post only। एक नोटिस है कानून के हिसाब से रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू की जगह इंस्टेड सेंट बाय, मतलब रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू से भेजा गया है रजिस्टर्ड पोस्ट की जगह, इंस्टेड ऑफ रजिस्टर्ड पोस्ट। होता है ना कि नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजेंगे, रजिस्टर्ड पोस्ट हमने पहले पढ़ा हुआ है नोटिस के चैप्टर। वेदर द प्रोटेक्शन ऑफ, मतलब वो एनुअल जनरल मीटिंग और के बारे में, वेदर द प्रोटेक्शन ऑफ प्रिजम्पशन रिगार्डिंग सर्विस ऑफ नोटिस बाय रजिस्टर्ड पोस्ट अंडर द जनरल क्लॉज एक्ट एक्सटेंडेबल। क्या जो प्रोटेक्शन है कि हम सर्विस नोटिस जो भेज रहे हैं वो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज रहे हैं, ये मान लिया जाएगा अगर रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू है, और रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दिया लेकिन एक्नॉलेजमेंट ड्यू है तो माना जाएगा। रेफर टू द प्रोविजन ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट 1897 एग्जामिन द वैलिडिटी। अब बताइए यह नोटिस ठीक है या नहीं, क्योंकि वहां से रजिस्टर्ड पोस्ट से एक्नॉलेजमेंट नहीं आया है, भेज तो दिया है, एक्नॉलेजमेंट तभी आता है ना जब वो वहां पे पहुंच जाता है। देखते हैं। एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 27 ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट 1897, जनरल क्लॉज एक्ट 1897 के सेक्शन 27 के अकॉर्डिंग, वेयर एनी लेजिस्लेशन और रेगुलेशन रिक्वायर्स एनी डॉक्यूमेंट टू बी सर्व्ड बाय पोस्ट देन अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स द सर्विस शैल बी डीम्ड टू बी अफेक्टेड बाय। जो जहां भी किसी भी कानून में बताया गया ना कि ये जो पेपर है, ये जो नोटिस है वो पोस्ट से सर्व होना चाहिए, तो हम ये मान लेंगे कि वो प्रॉपरली एड्रेसिंग है, प्रॉपर एड्रेस पे भेजा गया है, प्री पेइंग है, पहले ही उसकी पेमेंट कर चुके हैं, पैसा दे के उससे पोस्ट की सर्विस ले रहे हैं, एंड पोस्टिंग बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, और रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा जा रहा है। Now a letter containing the documents have been affected at the time at which the letter would be delivered in the ordinary course of post। अब लेटर में ये माना है कि लेटर में ये बताया गया कि भाई ये तभी इफेक्टिव माना जाएगा जब वो डिलीवर हो जाएगा पोस्ट से, नोटिस जब वहां पे डिलीवर हो जाए। तो therefore in view of the above provision, since the statutory rules itself provides about the service of notice, that a notice when required under said statutory to be sent by registered post acknowledgement due, तो डिलीवरी का कैसे पता चलेगा जबकि एक्नॉलेजमेंट मिलेगा तब। Then if notice was sent by registered post only, it will not the compliance to the, सिर्फ registered post से भेज दिया इसका मतलब ये नहीं कि उसने compliance कर दिया। However, if such provision was not provided by such statutory rules, then service of notice by registered post only shall be deemed to be affected। तो service of जो notice है, अगर किसी law में इसके बारे में बताया नहीं कि भाई रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू का भी कोई रूल है इस टाइप से, तो ये बोलेंगे रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दिया तो मान लेंगे ना। फर्दर फॉर इन सिमिलर केस, अब एक केस है उसमें ए नोटिस व्हेन रिक्वायर्ड अंडर द स्टैट्यूटरी रूल्स टू बी सेंट बाय, जहां पे उस रूल में लिखा गया कि रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू से भेजना है ना कि रजिस्टर्ड पोस्ट से, तो द प्रोटेक्शन ऑफ प्रिजम्पशन रिगार्डिंग सर्विंग ऑफ नोटिस अंडर रजिस्टर्ड पोस्ट अंडर दिस सेक्शन of the act is neither tenable nor based upon sound exposition of law। अदरवाइज देखो जिस लॉ में अगर रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू के बारे में साफ साफ लिखा है तो वहाँ पे आपको रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू के थ्रू ही भेजना है, ना कि रजिस्टर्ड पोस्ट। लेकिन जहाँ से रजिस्टर्ड पोस्ट ही लिखा है तो वहाँ पे आप ऐसे भेज सकते हो। रजिस्टर्ड पोस्ट का मतलब क्या होता है वो मैंने ऊपर देख लिया। तो अब जहाँ पे लॉ में क्लियरली कहीं लिखा है कि कंपनी लॉ में आपने कहीं भी नहीं पढ़ा होगा रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, नहीं पढ़ा ना, लेकिन जहाँ आपने सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट पढ़ा तो इसका मतलब है कि वो वैलिड है। लेकिन जिस लॉ में क्लियरली लिख दिया रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू से ही भेजना है, तो फिर वहाँ पे जो जनरल क्लॉज एक्ट है वो बचा नहीं पाएगा। तब तो भैया लॉ को फॉलो करो आप। तो इस तरीके से हमने 4 क्वेश्चन 1 2 3 4 डिस्कस कर लिया है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। आई होप कि थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टेड चैप्टर नहीं है ये, बट पढ़ना तो है अपने को, 100% पढ़ के जाना है।
तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियोस आपके काम आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और आपको लगता है कि भाई किसी दोस्त से शेयर करना है तो उससे भी शेयर कर दो, उनका भी कुछ हेल्प हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।